पहले तो मैं आप लोगों की तरफ देखूंगा, और इसलिए देखूंगा ताकि आप लोग महकने लगें। आप सबको जानकारी है, पहले चरण का चुनाव प्रचार कल समाप्त हुआ है और कल पहले चरण का मतदान होगा। अब तक उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की 23 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। वैसे तो देश के जो अन्य राज्य हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, ये सब मिलाकर लगभग 35 सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विकल्प मान लिया है। जनता का मूड देखने के बाद सहज रूप से कोई इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करने जा रही है। उसका कारण यह है, चाहे इस देश के किसी कोई राज्य हो अथवा 2.5 वर्षों से केंद्र में काम करने वाली मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, अथवा इसके पहले 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की जो सरकार रही है, सभी सरकारों के परफॉर्मेंस को जनता ने बहुत ही नजदीक से देखा है। लोग सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं, भारत के अंदर गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय है, इसके पहले भी रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही है, और लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी कामकाज को देखा है। इन सारी सरकारों के गवर्नेंस को देखने के बाद जब लोग तुलना करते हैं तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अपेक्षाकृत बेहतर हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कारण 2 हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन। अभी हाल की जो हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, सभी यह स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन यानी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 13 हत्याएं होती हैं, लूट की 11 घटनाएं होती हैं प्रतिदिन, बलात्कार की 9 घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भी यह कहा है कि सर्वाधिक क्राइम रेट यदि हिंदुस्तान में कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में। कम्युनल राइट्स में भी 66 लोगों की जानें उत्तर प्रदेश में जा चुकी। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की मैं चर्चा नहीं करूंगा, कम्युनल राइट्स के कितने इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी आपको जानकारी है, लेकिन इसलिए मैं उन सब आंकड़ों को आप सबको नहीं देना चाहता। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी डिस्परेशन में इस सीमा तक जा चुकी है कि अब कम्युनल बेसिस पर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है।
मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती कि जाति, पंथ और मजहब के आधार पर वह लोगों से वोट की अपील करे। हमारा देश बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ है। सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारा भारत एक है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के किसी देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यदि कहीं पर है तो हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। और इतने बड़े देश को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। भारत का जो भी नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, सिख होगा, जो भी होगा, सभी भारतीय परिवार के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बराबर बदनाम करने की कोशिश करती है। केवल डिविसिव पॉलिटिक्स करने का जो उनका स्वभाव है, उसके कारण वो बदनाम करती है। माने बांट कर वोट हासिल करना। आपने देखा होगा, इस देश के चरित्र को समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यह कहा था, सबका साथ, सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी ने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा दी है, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है। इसलिए हम कहीं डेविएट नहीं कर सकते। हम एक विचारधारा से बंधे हैं, वसूलों से बंधे हैं, सिद्धांत और कार्यक्रमों से बंधे हैं। इसलिए समाज को बांटकर हम कभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी डिस्परेशन में आ चुकी है, और डिस्परेशन में तो समाजवादी पार्टी भी है। आप ये जानना चाहेंगे क्यों, कैसे? इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को डिस्परेशन में मानता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है पहले ही कि अब समाजवादी पार्टी कमजोर हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन किया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं श्री मुलायम सिंह यादव। उन्होंने स्वयं भी कहा था, जिस कांग्रेस पार्टी का जीवन भर विरोध करते हुए हमने समाजवादी पार्टी को एक यह कद उत्तर प्रदेश में दिया था, आज उस पर हमारे उत्तराधिकारियों ने पानी फेर दिया और उनका सीधा इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर। और मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो है गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन। दोनों कमजोर है। सपा भी कमजोर है, कांग्रेस भी। कांग्रेस तो बहुत पहले से ही कमजोर थी। समाजवादी पार्टी इन 5 वर्षों में कमजोर हुई, यानी दोनों माइनस हो चुके हैं। लेकिन इनसे चूक यह हुई है, इनसे ब्लंडर यह हुआ है कि मैथमेटिक्स के सिद्धांत को इन्होंने नहीं समझा है। माइनस कमजोर होना है, माइनस होना, माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस ही होता है। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े हैं, जानते हो, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, बट माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। विलय होता तो मैं मान लेता कि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
जहां हम गुड गवर्नेंस देंगे, डेवलपमेंट देंगे, वहीं पर कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त करेंगे। आज हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहां की एक घटना की मैं चर्चा करना चाहूंगा। श्रवण साहू, जिसकी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी, और वह परिवार उसकी पहले उनके पिता की भी 2013 में हत्या कर दी, बेटे की, और अब भी वो चाहते हैं इस पे निष्पक्ष जांच हो। यहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर उनको यकीन नहीं है। यदि सचमुच इंसाफ करने वाली गवर्नमेंट होती तो तुरंत उनकी जो डिमांड है उस आधार पर उन्हें भारत सरकार को रेकमेंड करना चाहिए कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से मैं कहूंगा, आप रेकमेंड करिए श्रवण साहू की जो हत्या हुई है और उसके पहले भी जो 2013 में जो हत्या हुई है, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए कि किन लोगों का हाथ इसके पीछे है। तुरंत हम इसे एक्सेप्ट करेंगे केंद्र सरकार में सीबीआई जांच के लिए। हमारी मजबूरी यह है कि यहां की स्टेट गवर्नमेंट उसे रिकमेंड नहीं कर रही है। चुनाव के लाभ और हानि को की ओर बिना ध्यान दिए मैं फिर से कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से वो रिकमेंड करें सीबीआई इंक्वायरी के। बहनों भाइयों, अपनी सरकार आने के बाद यहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। कोई गुंडा बदमाश अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कांग्रेस को स्मृति लोप हो चुका है, मेमोरी भूल गई है। जो कांग्रेस कहती थी 27 साल यूपी बिहार, अब वही कांग्रेस 27 साल हुकूमत करने वाली सपा और बसपा में से सपा के साथ गठबंधन कर दिया। मुझे लगता है काउंटिंग करना वो भूल गए। स्मृति लोप इसे कहते हैं। ये हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव इश्यूज के आधार पर ही चुनाव लड़ेगी। सकारात्मक मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, नकारात्मक मुद्दों के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, उसकी आप सबको जानकारी हो चुकी है। बहुत ही हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता, यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई है तो इसे हिंदुस्तान का किसान है। उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। देश की इकोनॉमी को एक ताकत मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। अपने आप सारे सेक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, तेजी के साथ चलने लगेंगे। डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी, वकील की वकालत, दुकानदार की दुकानदारी, सब कुछ चलने लगेगी यदि लोगों की क्रय करने की क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए, होने लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि लघु और सीमांत किसान जो हैं उनका फसली ऋण सरकार बनने के साथ ही हम तुरंत माफ करेंगे। सबसे पहले इसे हिंदुस्तान में या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था, कृषि ऋण पर ब्याज दर मैंने अटल जी से अनुरोध करके किया था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठकर बात करिए। पहली बार 8, 8.5% उसमें ब्याज हुआ था। उसके पहले 12, 14, 18% होता था। और बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपनी राज्य सरकारों से कहा
उन्होंने 4% किया, 4 से 3, 2, 1 और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी बिल्कुल बिना किसी ब्याज के भी 1 साल का कर्ज किसानों को दिया जा रहा है। इस काम को हम करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, जो कृषि उत्पादन है, उसमें कुछ प्रमुख जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पाद हैं, उनको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज करेंगे। और 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे पुलिस में। पुलिस की जो भर्ती हुई है उससे मैंने देखा है, बुंदेलखंड से लेकर पूरा गाजियाबाद, नोएडा तक नौजवानों के अंदर घोर असंतोष है, क्योंकि जो मेरी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं उसके बारे में आप सबको जानकारी प्राप्त हुई होगी। इंटरव्यू के नाम पर धांधली हुई है। फैसला किया है हम लोगों ने कि इंटरव्यू समाप्त करेंगे, मेरिट के आधार पर ही उनका सिलेक्शन करेंगे। लड़कियों के लिए ग्रेजुएट स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा तथा सभी लड़कों के लिए क्लास 12 तक की निःशुल्क शिक्षा। अगर 50% अंक लड़कों ने प्राप्त किया तो ग्रेजुएशन तक की उनको भी निःशुल्क शिक्षा। पुलिस में महिलाओं का जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। भारत का गृह मंत्री बनने के बाद मैंने सभी राज्य सरकारों से भी अपील की, अपनी एडवाइजरी भी मैंने भेजी है कि पुलिस में महिलाओं का परसेंटेज 33% होना चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्सेज में मैंने इसे प्रारंभ कर दिया है। इसके पहला काम तो हम करेंगे, 3 महिला पुलिस बटालियन भी यहां पर गठित होगी। व्यापार कल्याण बोर्ड बनेगा व्यापारियों के लिए। और मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार का फैसला है, 2 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर है तो आपको कोई भी बुक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई किताब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई खाता बही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जितना कहेंगे कि हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर है तो उतने पर इनकम टैक्स 8%, कैशलेस पेमेंट है तो 6% मानकर लगा दिया जाए। खाता बही का झंझट अब समाप्त व्यापारी भाइयों के लिए। न खाता न बही, जो आप कहो वह सही। प्रोफेशनल्स के लिए भी मैं बतलाना चाहता हूं, यदि आप 50 लाख रुपए की इनकम है आपकी, 50 लाख पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि वो 50% उसका यानी 25 लाख पर ही इनकम टैक्स लगेगा। मैं इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के व्यापारी भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रतीक्षा कीजिए। कभी कभी इंस्पेक्टर राज के कारण जो परेशानी होती है व्यापारी भाइयों को, उसे हमारी सरकार समाप्त करेगी। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किया भी है। मैं जानता हूं, यकीन करेगा उत्तर प्रदेश का व्यापारी समाज। उस समय मैंने किसी के ऊपर छापा नहीं पड़ने दिया था, और मैं कह सकता हूं छापा नहीं पड़ने दिया था, उसका परिणाम यह हुआ था कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा था। व्यापारी ईमानदारी के साथ व्यापार करना चाहता है। नोटबंदी के फैसले को लेकर तरह से तरीके अपनाकर हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, नोटबंदी का फैसला यह कोई आसान फैसला नहीं था। बड़ा फैसला था। राजनीतिक लाभ के लिए फैसला नहीं किया गया था।
यह फैसला राष्ट्रहित में हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। और इसलिए लिया है कि हम केवल आगे आने वाले चुनाव के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को हम समाप्त कर देना चाहते हैं। नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी जो काले धन का उपयोग करते थे, नोटबंदी के फैसले के कारण काफी हद तक उनके हौसले पस्त हुए हैं। आगे धीरे धीरे इनकम डिस्पैरिटी, आय की विषमता भी कम होती जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह इतना महत्वपूर्ण फैसला है कि आज तक कांग्रेस की हुकूमत में जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, शायद 10-15 वर्षों के अंदर भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। रेड टेपिज्म को भी हम लोगों ने काफी हद तक मिनिमाइज किया है। यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले की गवर्नमेंट जो रही हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज उनके मंत्रियों के ऊपर रहे हैं। लेकिन न तो अटल जी के शासनकाल में, न हमारे मोदी जी के शासनकाल में एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का साहस नहीं किया। सिस्टम का आदर करते हुए, व्यवस्था का पूरी तरह से सम्मान करते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का परिणाम यह हुआ है कि आज दुनिया का हर इकोनॉमिस्ट इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं, और यहां हूं तो मैं सभी राज्य, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सभी राज्यों की जनता से अपील करना चाहता हूं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और इस पर्व में सभी हिस्सा लें, सभी अधिक से अधिक मतदान करें। इस पर्व का आनंद उठाने से कोई वंचित न रह जाए। अन्य लोगों में भी यह जागरूकता पैदा करें। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांशु जी दे रहे हैं माइक तो मैंने आवाज बुलंद है। मैं ये पूछ रहा था कि जो जाट समुदाय के जो मसले चल रहे हैं हरियाणा में, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जो उनकी दो मेन डिमांड है कि एक लेजिस्लेशन लाया जाए रिजर्वेशन के लिए, और जो जेल में काफी लोग बंद हैं जो पिछले साल के आंदोलन से, उनको छोड़ा जाए। दो सवाल है, क्या आप केंद्र सरकार इन दो डिमांड को लेकर क्या कर रही है? दूसरा, जो एक लगातार चर्चा हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास करके फेज 1 और फेज 2 में जो जाट बाहुल इलाके हैं, वहां पर बीजेपी में जाटों में बीजेपी के प्रति कुछ नाराजगी है। इन दो मसलों पर आप क्या लगता है? मैं जाट बहुल कई क्षेत्रों में चुनावी सभा करके आया हूं। आप स्वयं वहां के रिपोर्टर से इस बात की जानकारी कर सकते हैं। अद्भुत समर्थन मिला है, ट्रेमेंडस सपोर्ट। इसलिए यह जानबूझकर हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हरियाणा का जहां तक वहां की समस्या का प्रश्न है, हरियाणा सरकार गंभीरतापूर्वक उसका समाधान निकाल रही है। आपने
राजनाथ जी इधर इधर। क्या बात है, हमने सर्वे देखा ही नहीं, आपने देख लिया। राजनाथ जी इधर। सुजीत जी, हाँ, हाँ इधर। नवीन जी, एक मिनट, ले रहे हैं, एक नहीं, कहीं पर कोई भी विश्वजीत जी, नरेंद्र जी, राजनाथ जी कि किसी राज्य में यदि कोई आंदोलन होता है, कहीं कोई चीज होती है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से उसे रिजॉल्व करने के लिए लीडर्स की तरफ से एफर्ट्स होने ही चाहिए। तो ये कोई अपराध नहीं किया है। राजनाथ जी मेरे इधर इधर सामने आपके। अरे वाह। मेरे दो सवाल हैं। अपने विपक्षी दलों पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है, तो ये जो अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में हाउस और 3 तलाक का जिक्र किया गया है, ये क्या है? दूसरा सवाल आपके मंत्रालय से संबंधित है। आपके पॉलिटिकल पार्टनर शिवसेना ने आरोप लगाया यहाँ पर कि दाऊद इब्राहिम को लेकर के केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या बात है। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में आज इसका जिक्र भी किया है। इन दोनों सवालों पर आपका क्या? मैंने जहां तक दाऊद इब्राहिम का प्रश्न है, सारे डॉक्यूमेंट सब लोगों ने पाकिस्तान को दिए हैं और बहुत पुरजोर तरीके से भारत ने कहा है वो कई मामलों में वो अपराधी है कि भारत के हवाले किया जाना चाहिए। उसका ट्रायल होगा तो भारत में होगा, यह भी हम लोगों ने कहा है। प्रयत्न जारी है। इंटरनेशनल कमिटी भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है। हम कन्विंस इंटरनेशनल कमिटी को भी हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो 1-2 बातों की चर्चा आप की है उसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और ये तलाक वगैरह का मुद्दा तो सब जुडिस है। राजनाथ जी, मैं विद्याशंकर राय हूँ। कहा मैं देखना चाहता हूँ आपके सामने। अरे सारे लोग मेरे सामने। मैं विद्याशंकर राय हूँ, इंडो एशियन न्यूज सर्विस से। मैं इंडो एशियन न्यूज सर्विस से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब। अभी कल गुजरात हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जितनी चर्चा होती है उससे कहीं ज्यादा हालात कानून व्यवस्था की बदतर गुजरात में है। तो इस पे आप क्या कहना है? अरे पहले हमने जजमेंट देखा नहीं, आप ही ने पढ़ाया। अरविंद केजरीवाल ने भेजा हो इधर। अच्छा, उन्होंने भेजा है। जी जी जी, वही व्हाट्सएप पे फैला रहे। विवेक जी पूछिए पूछिए, एक मिनट, एक आए पर ये सब सारा प्रियोरेटिव इलेक्शन कमीशन का है। से नथिंग हमको उसमें। राजनाथ जी एक सवाल इधर से है जी। विजय जी, विवेक जी, बीते दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ घटनाएं हो रही हैं जो पहले शायद नहीं हुई, उसको आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा के ट्रेन एक्सीडेंट्स कराए जा रहे हैं। एनआईए इसकी जांच कर रही है। आज भी राजस्थान में ट्रैक पर जिलेटिन की छड़ें मिली, यूपी में 2 हादसे हो चुके हैं। क्या आपका मंत्रालय इसको किस तरह से ले रहा है? क्या हमने उसे एनआईए को दिया है पूरे केस को, जो भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं एनआईए को हमने दिया है। नहीं, हमारा तो कहना है, देखिए ऐसा है, एक मिनट, हमारा ये कहना है कि हम इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते। किसी के साथ यदि कोई घटना हो जाए तो उसे हम राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इस राज्य सरकार से भी कहता हूं कि इनको भी सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। हम भारत उसे एक्सेप्ट करेंगे और सीबीआई जांच कराने को हम तैयार हैं। विजय, प्रदीप जी बैठिए, एक करके अभी आ रहे हैं, एक आप बैठिए प्लीज। आप जो है पंकज जी बोलिए। सर, तमिलनाडु के गवर्नर ने आपको रिपोर्ट भेज नहीं, जरूरत होगी तो वो मांग करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, अभी हमारे पास नहीं मांगा है। पंकज जी पूछिए। हमारे पास जो आएगी हम जस्टिस करेंगे।
सर ये तमिलनाडु के गवर्नर ने जस्टिस करेंगे, यदि डिमांड होगी तो मैं करूंगा, पंकज जी, फैमिली डिमांड करेगी तो करूंगा। सर तमिलनाडु के गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है, उस अरे मसले में उत्तर केंद्र का प्रदेश में रुख क्या बैठ के है? वहां की चर्चा है। नहीं सर, वो भी आपके हिस्से का है। देखिए धीरे धीरे अब मैं सबका सुनूंगा। देखिए तमिलनाडु का प्रश्न क्या है? आप एक एक करके, हम दे रहे हैं, माइक दे रहे हैं। अरे भाई अरे मेरी ये बात आप मत बोलिए। उत्तर प्रदेश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सारे देश भर का यदि आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे, गृह मंत्री जी अरे हमको बोल लेंगे एक सवाल। अरे बोल तो ले। आप सारे देश भर का सवाल मुझसे यदि पूछेंगे तो मैं आऊंगा। ऐसा है कि फिर आप लोग हमारी उत्तर प्रदेश की खबर नहीं देंगे तो सारी बाहरी खबरें दे देंगे। हाँ जी, नहीं तमिलनाडु के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए पूरी तरह से स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो गवर्नर होता है। ये पूरी तरह से प्रेरोगेटिव डिसीजन लेने का वहां के बारे में ये गवर्नर का है। देन आई हैव टू से नथिंग। गृह मंत्री जी एक इधर से ले लीजिए, एक इधर से सवाल ले लीजिए सर। गृह मंत्री जी मैं भाई एक सवाल सर इधर से ले लीजिए, इधर से एक भी नहीं हुआ अभी। आ रहे हैं। मैं सबका सुनूंगा, घबराइए मत, केवल हाथ उठा दीजिए, मैं सुनूंगा। ये मेट्रो के बारे में जो आपने कहा, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, लखनऊ के मेट्रो। कहा है कि इंडियन इकोनॉमी 4% से 6% पर है। नहीं, अभी आपने नहीं देखा, कल ही रिपोर्ट आई है, कुछ समय के लिए 6.9% रहेगी, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ने वाली है। लेकिन यह भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 5 वर्षों तक कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट जो रही है, उस समय जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उससे आज भी ज्यादा है। क्या अब ये अब सबके स्टेटमेंट पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई मामला हो, कानून अपना काम करेगा। हो गया। क्यों आप लोग हमसे नाराज क्यों हैं? चलिए, आप लोग हमसे नाराज हैं? भाई एक जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ही, मैं गृह मंत्री हूं इस समय। चुनाव हो जाने दीजिए, हम आप बैठ के फैसला कर लेंगे क्या करना है। मित्रों, मैं एक चर्चा और यहां पर करना चाहता हूं, या रेनकोट की चर्चा करना चाहता हूं। मैं सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि इतना ही मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने किसी की अवमानना नहीं की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कोई भी पूर्व प्रधानमंरी हो, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और उन्होंने उनके शासनकाल में कुछ करप्शन के चार्जेस थे, प्रधानमंत्री ने उस ओर इंगित किए, और उनका यह कहना था कि करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट के ऊपर लगे सब गए,
लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उससे बचे रहे। कहने का तो यही तात्पर्य था। यह तो सम्मान उनके प्रति व्यक्त किया हुआ, लेकिन इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि नोटबंदी का जो फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था, उसके बाद हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा। क्राइम कौन कमिट करता है? तो हर चीज का यदि हम भावार्थ निकालेंगे तो मैं समझता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। ठीक है, बात हो गई। उन्होंने कोई आरोप नहीं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक प्रकार का सम्मान है। इतने करप्शन के चार्जेज लोगों पर लगे, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दामन पर कोई दाग नहीं लगी। उनके कहने का उद्देश्य यह था। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह भी विचार करना चाहिए कि नोटबंदी के बारे में संसद में खड़े होकर जो कहा गया कि नोटबंदी, यह फैसला एक बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यदि हम उसका भावार्थ यदि निकालें तो क्राइम तो कमिट करता है क्रिमिनल। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि हम सभी को बहुत ही संयम से काम करने की आवश्यकता है। किसी छोटी बात को अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं सम्मान करता हूं। मित्रों, रविदास जयंती है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोजन है, भोजन बाहर आप सबके लिए। अरे भाई एक मिनट बैठ जाइए। संजय गुप्ता, एक मिनट। मित्रों, हमको जाना भी है देहरादून में। हमारी उत्तराखंड में भी 3 सभाएं हैं, जाना। नए चेहरों की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और हमारी यह स्ट्रेटेजी का पार्ट है, रणनीति का मुद्दा होता है। छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में हमने कोई ही किसी को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था, फिर भी हमारी सरकार बनी थी। अच्छा उत्तर प्रदेश, एक भाई प्लीज अब मुझे कुछ बोलना, मैं हो जाने दी, जवाब तो पूरा होने दी। मित्रों, ये हमारे संजय गुप्ता आदर्श व्यापार मंडल यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने यहां पर कुछ फैसला किया है व्यापार मंडल की तरफ से, उसकी जानकारी दे दीजिए केवल 1-2 शब्द। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से माननीय श्री केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष पूरे प्रदेश के व्यापारियों का समर्थन व्यक्त करता है। और पूरे प्रदेश के व्यापारी आज ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, भाजपा को जिताने के लिए लगेंगे। और हम लोगों की पूरे प्रदेश के व्यापारियों से अपील है, जो 5 साल लगातार व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं घटती रही, वारिश करके छापे पड़ते रहे और लगातार व्यापारियों का शोषण और दोहन होता रहा। अभी तक तो केवल एक सत्तारूढ़ दल की अंतर्कलह थी, जिससे हम लोग कहीं न कहीं प्रदेश का विकास हो रहा था। और 27 साल से भूखी कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आ जाएंगे तो पहले 17 के लिए भरपूर समर्थन देता और हम लोग उसको पूरे उसमें जिताने की अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हेलो, अब मेरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, इसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था है।